Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. Today is Janmashtami, so first of all, I will wish you very happy Janmashtami, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। आज फेस्टिवल है, बहुत बड़ा फेस्टिवल है हैप्पी जन्माष्टमी का। गाइस, हमने इससे प्रीवियस वीडियो में न्यूक्लिक एसिड जो है न्यूक्लिक एसिड एज अ जेनेटिक मटेरियल की वीडियो में स्टडी करी थी उसके बारे में, जहाँ हमने एफी ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट को डिस्कस किया था। इसी फेजेस पे हम आगे बढ़ते हुए, इसी वीडियो पे हम आगे बढ़ते हुए, इसी टॉपिक पर आगे बढ़ते हुए हमारी इसके ऊपर जो और एक्सपेरिमेंट हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। टॉपिक सेम है, न्यूक्लिक एसिड एज ए जेनेटिक मटेरियल। इसके ऊपर कितनी किस तरीके से स्टडी करके ये फाइनलाइज़ किया गया, इस रिज़ल्ट पे हम लोग पहुँचे हैं साइंटिस्ट की मैं जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लिक एसिड ही है। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। तो इसके आगे जब स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो को, तो इसमें नेक्स्ट जो हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो है बैक्टीरियोफेज इन्फेक्शन टेस्ट, आज का टॉपिक। एंड आज का जो नेक्स्ट प्रूफ करेंगे हम कि न्यूक्लिक एसिड ऐसा जेनेटिक मटेरियल वर्क करेगा, तो वो क्या है, उसका आज का जो टेस्ट है वो बैक्टीरियोफेज एज अ इन्फेक्शन टेस्ट है। ठीक है ना, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। इन 1952 two scientists A.D. Hershey and Martha Chase provided further proof। जो एक्सपेरिमेंट की बात हम कर रहे हैं, जो हम प्रूफ करना चाह रहे हैं, उसकी बेसिस पे आगे टू साइंटिस्ट थे या जेनेटिक्स थे, जिन्होंने क्या किया, एक तो हर्शे थे, एक चेज थे। इन्होंने इस चीज़ को प्रूफ किया कि डीएनए में जो जेनेटिक मटेरियल है न्यूक्लिक एसिड, वही क्या करता है, एज अ जेनेटिक मटेरियल वर्क करता है। यही वन जनरेशन टू अनदर क्या करता है, इनहेरिट किया जाता है। ठीक है ना, तो हमने इसके बारे में पढ़ा। इस थ्योरी को हम लोग हर्शे एंड चेज थ्योरी भी कहते हैं। हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट भी हम लोग इसको बोलते हैं। दे वर्क विद अ DNA वायरस कॉल्ड T2। इन्होंने जिस DNA वायरस पर वर्क किया उसको D2 बोलते हैं। जिस पे इन्होंने वर्क किया उसका क्या नेम था, वो T2 था। विच इन्फेक्ट्स ई कोलाई यानी इश्चेरी कोलाई अमीबा की ही एक स्पीसीज़ है, जिस पर उन्होंने क्या किया था, वर्क किया था। और सो इज़ अ बैक्टीरियोफेज की तरफ पे जो वर्क किया था वो ई कोलाई पे किया था, और जिस DNA वायरस को T2 कहते हैं। शोज़ द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द इन्फेक्टिव साइकिल ऑफ DNA। तो DNA की जो इन्फेक्टिव साइकिल है उसको उन्होंने दिखाया था। दैट इज़ वाई दिस एक्सपेरिमेंट ऑल्सो नोन वॉज हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। ही यूज द बैक्टीरियोफेज फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। बैक्टीरियोफेज इज़ अ वायरस विच अट्रैक्ट्स ऑन बैक्टीरियल सेल। इन्होंने क्या था, जो इस एक्सपेरिमेंट बैक्टीरियोफेज का जो पे जो वर्क किया था, बैक्टीरियोफेज एक वायरस होता है जो बैक्टीरियल सेल पर अटैक करता है। उसका नाम ज़रूर बैक्टीरियोफेज है, मगर वो बैक्टीरियल सेल पे अटैक करके क्या करता है, और अपना जो है इन्फेक्शन जो है उसमें इन्फेक्ट करता है। और बैक्टीरियोफेज एक वायरस है। बैक्टीरियो मीन्स बैक्टीरिया, और फेज मतलब जो है वो है वायरस, मतलब खाने वाला, किल करने वाला, डिस्ट्रॉय करने वाला। बैक्टीरियोफेज इज़ अ वायरस विच डिस्ट्रॉय और किल अ बैक्टीरियल सेल। ये सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियल सेल पे ही अटैक करता है। इस एक्सपेरिमेंट में हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट में बैक्टीरियोफेज का यूज़ करके किया इन्होंने, जो बैक्टीरियल सेल पे अटैक करते हैं। इनकी बॉडी क्या होती है, न्यूक्लियर प्रोटीन की बनी होती है। इट इज़ मेड अप ऑफ न्यूक्लियर प्रोटीन। जो इनकी बॉडी होती है बैक्टीरियोफेज की, वो न्यूक्लियर प्रोटीन की होती है, और 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, हेड एंड टेल, विच कॉल्ड प्रोटीन शीट। ये जो न्यूक्लियर प्रोटीन की बात कर रहे हैं, जिससे ये कवर, जो ये हेड है, इस तरीके का हेड होता है हेक्सागोनल। इसमें ही न्यूक्लियर प्रोटीन, इसमें ही क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, और ये न्यूक्लियर प्रोटीन का बना होता है। इसको ही प्रोटीन शीट कहते हैं, प्रोटीन शीट। इनसाइड इट प्रेजेंट अ सिंगल स्ट्रैंड DNA। ये जो हम हेड एंड टेल की बात कर रहे हैं, हेड में जो न्यूक्लिक मटेरियल की बात कर रहे हैं वो सिंगल स्ट्रैंड DNA होता है। कुछ बैक्टीरियल सेल को रेडियो एक्टिव सल्फ़र कंटेनिंग मीडियम में ग्रो कराया जाता है, तो ये सल्फ़र प्रोटीन को
इनकॉर्पोरेट करते हैं। इन बैक्टीरियल सेल पर फेज को इन्फेक्ट कराया जाता है तो न्यू फेज पार्टिकल जो होते हैं वो सल्फर प्रोटीन में इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं, प्रोटीन लेबल्ड हो जाती है। इस टाइप से कुछ बैक्टीरियल सेल जो होते हैं रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस कंटेनिंग मीडियम में ग्रो कराया जाता है। देखिए क्या किया इन्होंने, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे जब हमने बैक्टीरियोफाज लिया तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, रेडियो एक्टिव सल्फर कंटेनिंग मीडियम में ग्रो कराया, जहाँ पे सल्फर प्रोटीन से इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं और वहाँ बैक्टीरियल सेल पे इन्फेक्ट करा देते हैं। इससे जो न्यू फेज पार्टिकल में सल्फर प्रोटीन इनकॉर्पोरेट हो जाती है और प्रोटीन उस पर लेबल हो जाती है। तो इसी टाइप से जब जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया इसी पे बैक्टीरियल सेल पर, तो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस से कंटेनिंग मीडियम में ग्रो कराया था। ये फॉस्फोरस डीएनए में इनकॉर्पोरेट हो जाता है और जब फेज पार्टिकल को इन बैक्टीरियल सेल पर इन्फेक्ट कराया जाता है तो न्यू फेज पार्टिकल बन जाते हैं। यहाँ पे क्या हुआ गाइस, न्यू फेज पार्टिकल बन जाते हैं। वहाँ पे न्यू फेज सल्फर से जब कराया तो न्यू फेज पार्टिकल थे, प्रोटीन लेबल्ड हो जाते थे और यहाँ पे क्या करा, बैक्टीरियल सेल इन्फेक्ट हो जाती थी और यहाँ पे डीएनए लेबल्ड हो जाता है। जब हमने रेडियो एक्टिव सल्फ़र से इनकॉर्पोरेट कराया, मीडियम में ग्रो कराया, तो वहाँ प्रोटीन जो है लेवल हुई और जब हमने फॉस्फोरस से किया, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस से मीडियम में ग्रो कराया, तो वहाँ पे डीएनए लेवल हो गया। इसी बोथ टाइप के जो पार्टिकल्स होते हैं वो नॉर्मल बैक्टीरियल सेल पर इन्फेक्ट कराए जाते हैं और सम टाइम बाद न्यू फेज पार्टिकल बन जाते हैं। तो ये जो हमने अभी यहाँ पर डिस्कस किया वो क्या था, वो पूरी की पूरी उनकी जो एक्सपेरिमेंट था उसको डिस्कस किया। इसी से रिलेटेड उन्होंने जो डिस्कस किया था वहाँ पर उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था जिसको मैं आपको स्ट्रक्चर के थ्रू जो है बताना चाहूँगी। देखिए ये है बैक्टीरियल फेज का, ये हेक्सागोनल जो होता है इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ये हेड होता है। देखिए ये बैक्टीरिया फेज कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरिया फेज का। ये जो हेड और टेल में डिवाइड होता है, जैसे मैंने बताया बैक्टीरिया फेज को होता है 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ये होता है हेड, ये होता है टेल। ये जो हेड है इसमें प्रोटीन शीट कवरिंग होती है, इसमें न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होते हैं और ये बैक्टीरिया फेज के टेल होता है, ये कॉलर से अटैच रहते हैं। टेल और हेड जो है कॉलर से अटैच रहता है और ये इसके स्पाइक्स होते हैं तो किसी भी बैक्टीरियल सेल पे अटैच होने पे के लिए हेल्प करते हैं। यही जो बैक्टीरियल सेल हमने बताई वो क्या करता है, इस ठीक है, जो स्पाइक्स होते हैं वही क्या करता है, बैक्टीरियल सेल से अटैच करता है। यहाँ पे ये फेज डीएनए होता है बैक्टीरियल सेल का, फेज डीएनए, और ये बैक्टीरियल डीएनए होता है। बैक्टीरियल सेल में हम लोगों को पता है बैक्टीरियल सेल में 2 टाइप्स के डीएनए प्रेजेंट होते हैं, फेज डीएनए एंड बैक्टीरियल डीएनए। तो यहाँ पे क्या था, जब ये इससे अटैच हुआ तो क्या हुआ, यहाँ पे फेज डीएनए भी था और बैक्टीरियल डीएनए भी था। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है बहुत ही ज़्यादा रैपिडली। क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाती है और यहाँ पे क्या प्रोटीन बनते हैं। इस तरीके का स्ट्रक्चर प्रोटीन है और ये क्या है, डीएनए है। इस तरीके की रैपिड मल्टीप्लिकेशन होने के बाद असेंबली हो जाती है और यहाँ पे क्या होता है, 1 बैक्टीरियोफाज से बहुत सारे बैक्टीरियोफाज का क्या होता है, फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरीके की मल्टीप्लिकेशन कॉपीज़ रेडी हो जाती हैं और लाइसिस ऑफ बैक्टीरिया यानी बैक्टीरिया की जो सेल्स में जो ये जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा था वहाँ लाइसिस हो जाती है, यानी जो बैक्टीरियल सेल है वो डिज़ोल्व हो जाती है और जितने बैक्टीरियोफाज होते हैं वहाँ से रिलीज़ हो जाते हैं। इस तरीके की जो असेंबली होती है, इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है वो किसी भी बैक्टीरियोफाज जो होता है किसी भी बैक्टीरियल सेल पर अटैच करके बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है और मल्टीप्लिकेशन कॉपीज़ को रेडी करके क्या करता है,
मल्टीप्लिकेशन कॉपीज़ को रेडी करके बहुत सारे बैक्टीरियोफाज को क्या करता है, रिलीज़ कर देता है। बैक्टीरियोफाज लाइक T2 द वायरेंस अटैच टू द सरफेस ऑफ देयर होस्ट सेल। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बैक्टीरियोफाज क्या करता है, T2 की तरह होते हैं और ये अपने होस्ट सेल यानी बैक्टीरियल सेल को क्या करते हैं, अटैच कर जाते हैं विद द स्पाइक्स द प्रोटीन ऑफ कैप्सिड इंजेक्ट द DNA कोर इनटू द सेल। ये जो प्रोटीन होती है वो कैप्सिड में क्या करता है, DNA कोर में इंजेक्ट कर देता है सेल में। वंस विद इन द सेल सम ऑफ द बैक्टीरियोफेज जीन्स DNA जो होता है उस सेल में इंजेक्ट कर देता है। वंस विद इन द सेल सम ऑफ द बैक्टीरियोफेज जीन आर ट्रांसक्राइब्ड बाय द होस्ट DNA पॉलीमरेज। क्या होते हैं, जो बैक्टीरियोफेज जीन होते हैं वो क्या करते हैं, होस्ट RNA पॉलीमरेज पे क्या करते हैं, ट्रांसलेट कर देते हैं होस्ट राइबोसोम tRNA ट्रांसफर RNA से टू प्रोड्यूस एंजाइम दैट विल मेक मैनी कॉपीज ऑफ फेज DNA एंड विल टर्न ऑफ द होस्ट DNA। तो यहाँ पे क्या होता है गाइस, जो हमारा सिंगल स्ट्रैंड DNA जो होता है, जो इंजेक्ट कर दिया जा रहा है बैक्टीरियल सेल में, वो क्या करता है, tRNA के थ्रू क्या करता है, राइबोसोमल tRNA ट्रांसफ़र RNA से क्या करता है, ट्रांसफ़र करते हैं किसी भी बैक्टीरियल सेल में, जिससे क्या होता है, ये एंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है, जो क्या करता है, फेज DNA की जो कॉपीज़ होती हैं उनको होस्ट सेल में मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, यानी होस्ट सेल में होस्ट DNA में DNA को क्या करता है, फेज DNA की कॉपीज़ बनाने के लिए रेडी करता है और इवन डिस्ट्रॉय द होस्ट DNA, और होस्ट DNA को डिस्ट्रॉय कर देता है। मीन्स ये होता है, मीन्स कहने का मतलब ये है कि गाइस, मैं कहने का मतलब यहाँ पर इतना है कि जब बैक्टीरियोफाज जो इन्फेक्ट करता है बैक्टीरियल सेल पर, तो एक तो अपना बैक्टीरियल सेल, तो जब होस्ट सेल जो होता, जो DNA होता है बैक्टीरियोफाज, जब उसमें अपना फेज DNA इंजेक्ट करता है ना, तो क्या करता है वो जो बैक्टीरियल सेल का DNA उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, डोमिनेंट हो जाता है, और वहाँ पर जाकर वो अपनी ही DNA की मल्टीपल कॉपीज़ रेडी करके बैक्टीरियोफाज को वहाँ मल्टीप्लिकेशन करके बहुत सारे बैक्टीरियोफाज का क्या करता है, फॉर्मेशन कर देता है, और बैक्टीरियोलाइसिस की प्रोसेस के थ्रू बैक्टीरियल सेल की जो सेल वॉल होती है वो लाइसिस डिस्ट्रॉय हो जाती है, और उससे ही मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ फेज DNA की रेडी हो जाती हैं। एज फ्रेश कॉपीज़ of phase DNA accumulates other genes, the late genes are transcribed and translated to form the protein of the capsid। यहाँ हम फ्रेश कॉपीज़ जो फेज DNA की जो रेडी हुई हैं उनमें क्या होते हैं, कुछ अदर जीन्स होते हैं जिन्हें लेट जीन्स कहते हैं। ये लेट जीन्स ट्रांसक्राइब्ड और ट्रांसलेट होते हैं प्रोटीन ऑफ कैप्सिड के जो प्रोटीन हैं उनसे ही क्या होते हैं, ट्रांसलेटेड होते हैं ये। The stockpile of DNA cores and capsid protein are assembled into complete variants। और यही जो DNA के कोर्स हैं और जो प्रोटीन की कैप्सिड्स होते हैं वही असेंबल होकर क्या करते हैं, कंप्लीट वायरेंस को एक्यूमुलेट कर देते हैं या उनका फॉर्मेशन कर देते हैं। Another late gene is transcribed and translated into molecule of lysozyme। इसमें जो लेट जीन की बात कर रहे हैं, एक लेट जीन की वजह से तो कंप्लीट वायरेंस जो है उसमें कन्वर्ट हो जाता है, और सेकेंड लेट जीन की जो बात कर रहे हैं वो लाइसोसोम का जो मॉलिक्यूल है उसमें ट्रांसलेटेड हो जाते हैं। द लाइसोजाइम्स अटैक्स द पेप्टोग्लाइकोजेन वॉल फ्रॉम द इनसाइड ऑफ कोर्स। लाइसोजाइम क्या करता है, पेप्टोग्लाइकेन की जो वॉल होती है उस पर अटैक कर देता है और उसको रैप्चर्ड कर देता है। इवेंचुअली द सेल रैप्चर्ड एंड रिलीज इट्स कंटेंट। और उसके जितने भी कंटेंट्स होते हैं, उसके अंदर जितने भी सेल्स एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको क्या करते हैं, रिलीज़ कर देता है। ऑफ वायरेंस रेडी टू स्प्रेड द इन्फेक्शन टू न्यू होस्ट। और फिर उसके बाद जो वायरेंस होते हैं, जो वायरस होते हैं, किसी भी न्यू होस्ट सेल को इन्फेक्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। Bacteriophage produced within bacteria growing in radioactive culture medium will
जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि बैक्टीरियोफाज को जब बैक्टीरिया ग्रोइंग रेडियो एक्टिव कल्चर मीडियम में क्या करते हैं, ग्रो कराया जाता है। तो इफ़ दे सल्फ़र एटम्स, और अगर रेडियो एक्टिव सल्फ़र एटम्स प्रेजेंट होते हैं, दे विल बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू प्रोटीन कोट्स ऑफ द बैक्टीरियोफाज। प्रोटीन कोट्स के साथ क्या करते हैं, इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं, और 2 ऑफ द अमाइनो एसिड सिस्टीन एंड मेथियोनिन contains sulfur. However, the DNA will be non-radioactive because there are no sulfur atom in DNA. क्योंकि DNA में कोई भी सल्फर एटम नहीं होता है, इसलिए क्या करता है वो नॉन रेडियो एक्टिव हो जाता है। उसमें कोई भी DNA में क्या कर सकता है, कोई भी वो रिएक्ट नहीं करवा पाता है। इफ़ रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि सल्फ़र के साथ जब इनकॉर्पोरेट होता है, जब न्यू फेज सेल जो होती है डेवलप होती है, तो क्या होता है उसमें प्रोटीन इनकोटेड रहता है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, हमारा जो DNA है उसमें सल्फर की कोई भी एटम्स प्रेजेंट नहीं होता। इफ़ रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस के साथ ग्रो कराया जाता है, तो इट हैज़ मैनी फॉस्फोरस एटम। तो DNA में बहुत सारे फॉस्फोरस बॉन्ड होते हैं, फॉस्फोरस एटम्स होते हैं, बट नॉट आर द प्रोटीन्स, और प्रोटीन नहीं होता। इसलिए क्या होता है, जब हम फॉस्फोरस के साथ करते हैं तो DNA जो होता है वो उसके साथ लेबल हो जाता है। इन सभी फेस पार्टिकल की केमिकल एनालिसिस इंडिकेट करती है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस DNA में प्रेजेंट होते हैं, राइट। फेस पार्टिकल इंडिकेट्स केमिकल एनालिसिस दैट रेडियो एक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट एंड DNA। इनकी जितनी भी केमिकल अभी तक जो हमने केमिकल रिएक्शन रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस और रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस एंड सल्फर के साथ जो कल्चर कराया था, ग्रो कराया था, इन सभी केमिकल एनालिसिस से प्रूव होता है कि जो है इन सब्सटेंस में क्या होता है, DNA प्रेजेंट होता है। स्केप ऑफ दिस प्रोटीन शीट रिमेन नॉर्मल। इसकी जो प्रोटीन शीट है वो नॉर्मल ही रहती है इन सब के अलावा। इट इज़ इंडिकेट्स क्लियरली इन हायर ऑर्गेनिज्म DNA वर्क लाइक अ जेनेटिक मटेरियल। इससे ये इंडिकेट होता है, इससे ये बहुत ही क्लियर हो जाता है गाइस इस एक्सपेरिमेंट के बाद, जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म हैं उसमें DNA जो है जेनेटिक मटेरियल की तरह ही वर्क करता है। देखिए, अभी तक हमने यहाँ पर 2 जो है एक्सपेरिमेंट्स को स्टडी किया है एंड डिस्कस किया है। एक तो था ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, जिसको हम कहते हैं, एक हमारा ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था, इसका नेम है हमारा जो हमने हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें डिस्कस किया था, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, जिसको F.E. ग्रिफिथ ने प्रपोज किया था। उसमें भी हमने वायरुलेंट स्ट्रेंट S3 और नॉन वायरुलेंट स्ट्रेंट R2 की बात करी थी, और इसको हमने डिस्कस किया था, प्रूफ किया था कि उनके थ्योरी के थ्रू, एक्सपेरिमेंट के थ्रू, कि जो न्यूक्लिक एसिड है वो एज अ जेनेटिक मटेरियल वर्क करता है। अभी आज हमने जो डिस्कस किया है वो बैक्टीरियोफेज इन्फेक्शन टेस्ट के थ्रू ये प्रूफ एक्सपेरिमेंट को स्टडी किया है, डिस्कस किया है, जिसको हार्शे एंड चेज़ ने परफॉर्म किया था, और इसलिए इसको हार्शे एंड चेज़ एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। इन्होंने बैक्टीरियोफेज पे ही जो वायरस है उसका यूज़ करा था बैक्टीरियल सेल पर अटैक कराने के लिए। इनकी जो एक्सपेरिमेंट था उससे हमको क्लियर हुआ कि क्या हुआ, बैक्टीरियोफेज क्या होता है, या फिर जो न्यूक्लिक एसिड है वही क्या है, वो एज अ जेनेटिक मटेरियल जो है वो वर्क करता है। तो गाइस इन 2 एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या है, हमको ये अच्छे से डिस्कस हो गया है कि जो न्यूक्लिक एसिड है, जो DNA में जो न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है वो एज अ जेनेटिक मटेरियल वर्क करता है। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में RNA एज अ जेनेटिक मटेरियल डिस्कस करूँगी कि जैसे कि DNA है वैसे ही RNA भी क्या है, एज अ जेनेटिक मटेरियल सम प्लेसेस समहाउ ये वर्क करता है। इसमें भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं, जैसे TMB एक्सपेरिमेंट है, कीमेरिक वायरस एक्सपेरिमेंट है, ये जो प्रूव करते हैं कि RNA एज अ जेनेटिक मटेरियल वर्क करेगा। तो आज की वीडियो में हमने इस चीज़ को क्लियर कर लिया। प्रीवियस वीडियो और इस वीडियो के साथ हमने ये डिस्कस कर लिया, ये अच्छे से लर्न कर लिया, डिस्कस कर लिया, प्रूफ कर लिया कि न्यूक्लिक एज अ जेनेटिक मटेरियल वर्क करता है, यानी DNA एज अ जेनेटिक मटेरियल हायर ऑर्गेनिज्म में वर्क करता है, ये क्लियरली प्रूवन है। इसी तरीके से RNA एज अ जेनेटिक मटेरियल वर्क करता है। इसको प्रूव करने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपको
इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और फ़िलहाल आज की वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल एंड थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज़।